हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज से आपको डेली समाजशास्त्र के जो कि सिलेबस यूपी पीजीटी का है उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आज हम अगर चर्चा करेंगे, आज हम समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी इसी से संबंधित आएगा। उसके बाद ये आपका समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपका पाश्चात्य विचार जैसे अगस्त कॉन्ट हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच जाए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक के तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं, जो जानते भी नहीं हैं या जिन्होंने अभी नए नए एकदम स्टूडेंट हैं, वो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें ये फ़ायदा रहेगा कि हम आपको एकदम बेसिक टू हाई लेके जाएंगे, कि बेसिक से समझाएंगे और हाई तक आपकी तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं समाजशास्त्र के बारे में। तो आज हमने फर्स्ट जो कि आपको वीडियो दिया है वो समाजशास्त्र का एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन के रूप में सोशियोलॉजी को बताया है। फिर समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में, विषय वस्तु, क्षेत्र, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि आप अगर पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि समाजशास्त्र में आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं या समाजशास्त्र से आपने क्या चीज़ सीखा है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, समाजशास्त्र जो होता है वो समाज से रिलेटेड होता है। समाज में क्या कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको हल करना होता है। तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र जो है ये इसका उदय तो अभी हुआ है, इसके बारे में अध्ययन तो अभी हुआ है, लेकिन समाजशास्त्र जो है उनकी समस्याओं का अध्ययन प्राचीन काल में भी होता रहा है। जैसे प्लेटो ने भी किया, अरस्तु ने किया, मनु ने किया, कौटिल्य ने, इन लोगों ने भी समाज का अध्ययन किया है। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है कि जब से भूमंडल है तभी से समाज है और तभी से समाज की क्या है, समस्याएं भी हैं। ठीक है, और रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने इसी विषय पर कहा है कि समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन और लंबा है, लेकिन क्या है, इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये किसने कहा है? रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि ये कथन कई बार पीजीटी में भी पूछा गया है और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन और लंबा है लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट का है। इसको आप अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये 1 नंबर आपका बढ़ा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है। ठीक है, उसी संदर्भ में गिन्सबर्ग ने भी बोला है कि यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से क्या वो समाजशास्त्री है। तो ये मुझे कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर आपके पास आ जाए कि यदि मानव जन्म से दार्शनिक होता है और स्वभाव से समाजशास्त्री, ये कथन किसका है? तो ये कथन गिन्सबर्ग का है। तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो ये तो हो गया समाजशास्त्र के बारे में कि समाज सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। प्राचीन काल में भी ऐसा होता आया था, कई सारे लोगों ने इसका अध्ययन किया। लेकिन अगर वर्तमान समय की समाजशास्त्र जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात किया जाए तो ये जो है समाजशास्त्र एक समाज को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाना जाता है। समाजशास्त्र क्या होता है? इसमें समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे नवीन सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है क्योंकि ये अभी नया नया है, ये काफ़ी पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अगर अवधि की बात की जाए कि कितना पुराना हुआ है, काफ़ी पुराना नहीं हुआ है तो कितना पुराना हुआ है, तो ये अभी केवल 100 वर्षों की अवधि ही इसने कंप्लीट की है। ठीक है, किसके अनुसार? टीबी बॉटोमोर ने। टीबी बॉटोमोर ने उत्पन्न वर्ष कहा है किसे? 1750 से 1850 को समाजशास्त्र का उत्पन्न वर्ष माना है। मतलब कि 100 वर्ष से अवधि से अधिक नहीं हुआ है समाजशास्त्र का इतिहास टीबी बॉटोमोर के अनुसार। इसीलिए टीबी बॉटोमोर का कहना है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ठीक, ये तो हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समाजशास्त्र के बारे में। अब समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले हम समझेंगे समाज क्या होता है।
क्योंकि जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पहले आप समाज को समझेंगे, फिर आप समाजशास्त्र के जनक, उसके अर्थ, उसकी विषय वस्तु, हर चीज़ों को समझेंगे। तो समाज को समझा जाए तो साधारण अर्थ में समाज का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है। अगर कोई साधारण अर्थ में बात किया जाएगा, जैसे आप तो समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, आगे चल के आप पीएचडी, नेट, जेआरएफ, आप प्रवक्ता और आपका करियर इसी क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपको समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज को बताना होगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति है जिसे समाजशास्त्र का सब्जेक्ट ही नहीं है, जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो उनसे अगर समाज पूछा जाएगा ना कि क्या होता है, तो वो कहेंगे व्यक्तियों के समूह को समाज कहेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे ये तुलना करे, आपसे ये कहे कि समाजशास्त्रीय अर्थ में बताओ समाज क्या होता है, तो व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वो समाज होता है। ठीक है, तो समाज शास्त्रीय अर्थ में समाज का क्या अर्थ हो गया, व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध ही समाज होते हैं। अब समाज की प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो समाज कैसा होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, अगर कोई भी बात करे समाज कैसा होता है, अमूर्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसके बीच में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जबकि व्यक्तियों का समूह के आधार पे हम अगर बात करेंगे तो समाज मूर्त हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें कई सारे व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा मूर्त। लेकिन अगर सामाजिक संबंध के आधार पे हम समाज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, अमूर्त हो जाएगा समाज। ठीक है, और अब समाज की परिभाषा की बात करें तो ग्रीन के अनुसार समाज वह वृहत्तम समूह है जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है। ठीक है, और गिडिंस के अनुसार समाज अपने आप में एक संघ होता है, यूनियन होता है। और मॉरिस जिन्सबर्ग के बात करेंगे तो समाज जो होता है व्यक्तियों का एक संग्रह है। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस दी हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी डेफिनेशंस पूछी गई हैं। और मैकाइवर एंड पेज, ये तो आपको इंटर से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बहुत ईजी है ये डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए और सभी के जबान पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछी भी गई हैं। अब समाज के प्रकारों की बात में अगर करते हैं तो अगर मोटे तौर पे समाज के प्रकार होगा तो सबसे पहला, अगर समाज के प्रकार में समाज को वर्गीकृत किया जाएगा तो पहला होगा जनजातीय समाज। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक प्रारंभिक समाज होता है। इसमें कोई विस्तृत नातेदारी नहीं होती, एकदम नातेदारी जो भी होगी वो सीमित होगी। श्रम विभाजन नहीं पाया जाएगा, केवल मानवीय ऊर्जा का प्रयोग होगा और पशु या प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं होगा। जनजातीय समाज आप भी समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटे क्षेत्र में होता है और व्यक्ति में बहुत कम ही सुविधाएं होती हैं। वो अपनी जीविकापार्जन के लिए शिकार करेंगे, खाद्य संग्रह करेंगे। और इस जनजातीय समाज में क्या, जादू और तंत्र मंत्र का क्या ज़्यादातर प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन समूह के भीतर और समूह के बीच वस्तु विनिमय के लिए भी होता है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा, या फिर मान लीजिए कि ये समाज का एकदम प्रारंभिक स्वरूप, कि आज हम यहाँ तक के जो आए हैं, सबसे पहले हम लोग भी जनजातीय समाज के रूप में ही उभर कर यहाँ तक आए हैं। इस तरह से आप समझिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होगा कृषक समाज। कृषक समाज में इनका ये जो होता है स्थायी निवास होता है और मुख्यतः इनका कार्य किससे होगा, कृषि से जुड़ा होगा। कृषि उत्पादन के लिए मानवीय ऊर्जा और पशु ऊर्जा का ये प्रयोग करेंगे। अतिरिक्त उत्पादन के लिए ये आंशिक बाजार भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा औद्योगिक समाज। इस समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी पाया जाता है। इसमें निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ, मतलब कृषक समाज तक के आपका निजी संपत्ति ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसके बाद जब औद्योगिक समाज आया तब निजी संपत्ति का भी आविर्भाव हुआ। शिक्षा का प्रचार इसमें अधिक हुआ। इसमें मानवीय ऊर्जा के साथ साथ निजी, जैसे मशीनों का संचालन, बिजली, इन सब का भी औद्योगिक समाज में प्रयोग होना शुरू हो गया। और इसमें पूंजीपति उत्पादन मुनाफा के लिए करने लगे और अधिकतर सामाजिक संबंध भावनात्मक ना होकर आवश्यकताजनित होने लगे। मतलब जितना जितना समाज बढ़ता गया उस तरह से जो संबंध थे वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होते चले गए। और फिर उसके बाद श्रम विभाजन भी स्पष्ट हो गया। उसके अलावा बात करें चौथा, जो कि उत्तर औद्योगिक समाज, इसके बारे में बात किया था सर्वप्रथम डैनियल बेल ने। इस समाज में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्पादन की जगह उपभोग और अवकाश का क्षेत्र बढ़ता जाता है। इस समाज में संपत्ति अर्जन का आधार ज्ञान व प्रौद्योगिकी होता है।
और मशीनीकरण की जगह स्वचालनीकरण की महत्ता बढ़ जाती है। श्रम विभाजन के स्थान पर विशेषीकरण का भी महत्व अधिक होता है। और वहीं ऐतिहासिक या उद्विकास के आधार पर अनेक विद्वानों ने समाज का वर्गीकरण किया है, उसे अगर समझे तो ऐतिहासिक या उद्विकास के आधार पर सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि उद्विकास डार्विन के उद्विकास के आधार पर अपना वर्गीकरण बताया। तो सबसे पहले सरल समाज बहुत छोटे स्तर पे, उसके बाद मिश्रित समाज हुआ, फिर दोहरा मिश्रित समाज और फिर तिहरा मिश्रित समाज। तो अगर समाज का विभाजन पूछा जाए, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज में किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। उसके अलावा फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के अनुसार अगर समाज का विभाजन देखा जाए तो सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज के आधार पर इमाइल दुर्खिम ने किया। तो एल.एच. मॉर्गन ने जो समाज का विभाजन किया वो उन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में संस्कृति के उद्विकास के आधार पर समाज का विभाजन किया। पहली बताई जंगली अवस्था, दूसरी बर्बर अवस्था और तीसरी बताई सभ्य अवस्था। ठीक है। और उसके अलावा अगस्त काम्टे के अनुसार धार्मिक अवस्था, तात्विक और प्रत्यक्षवादी अवस्था, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इमाइल दुर्खिम ने दिया था। ठीक है। तो ये तीन अवस्थाओं के पहले धार्मिक हुआ, फिर तात्विक हुआ, लास्ट में प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक हो गया। वही जर्मन समाजशास्त्री टॉनिस ने सामाजिक बंधन को दो श्रेणी में विभाजित किया है, एक गेमनेसॉफ्ट समुदाय, एक गेसलसॉफ्ट समाज, इस आधार पर वर्गीकरण किया है। और जर्मन विद्वान मार्क्स ने आदिम साम्यवाद, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, ये पूछा हुआ है कि मार्क्स के अनुसार समाज का कौन सा प्रकार नहीं है या कौन सा प्रकार है, इस तरह से पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। और इसी आधार पे मार्क्स ने जब इन सारे समाजों के बारे में बताया तो मार्क्स ने बताया कि भविष्य में आने वाले दो समाजों की चर्चा होगी, पहला समाजवाद और दूसरा साम्यवाद। ये जो इन्होंने 5 प्रकार के समाज बताए, तो इन्होंने बताया जब भविष्य में समाजों की चर्चा होगी 2 प्रकार होगा, एक होगा समाजवाद और दूसरा होगा साम्यवाद। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज आते ही युग परिवर्तन, समाज में परिवर्तन का चक्र रुक जाएगा और समाज की ये क्या होगी? अंतिम अवस्था होगी। मतलब साम्यवाद जो अवस्था होगी वो अंतिम अवस्था होगी मार्क्स के अनुसार। और अगर बात करें द्विविभाजन विभाजन के आधार में, मतलब दो ही विभाजन किसने किया? जैसे हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में द्विविभाजन प्रस्तुत किया और इसमें इन्होंने समाज को प्रस्तुत किया और संविदा के रूप में बताया, 2 विभाजन किया। ठीक है। हर्बर्ट बेकर ने समाज का विभाजन पवित्र और लौकिक रूप में कहा। मार्गन ने सोसिटास और सिविटास रूप में इनका वर्गीकरण किया समाज का। और स्पेंसर ने सैन्य समाज और औद्योगिक समाज 2 रूप में विभाजन किया। तो ये सारे विभाजन याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हमने आपको पूरा विभाजन बताया नहीं, क्योंकि सरल समाज आप समझ ही रहे हैं, फिर दोहरे तिहरे समाज ये सब समझ ही रहे होंगे कि समाज जिस तरह डेवलप होता चला गया उस तरह समाज का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो सोसिटास सिविटास है मार्गन ने दिया है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है। स्पेंसर सैन्य समाज औद्योगिक समाज ये पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। तो हमने आज आपको जो भी वीडियो में दिया है ये बहुत ही ब्रीफ तरीके से और सब कुछ बताने की कोशिश किया है। तो आप चाहिए तो नोट्स भी बना सकते हैं, इस नोट्स से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। कल आपको समाजशास्त्र के जनक, अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, क्षेत्र सारा मैं कंप्लीट करा दूंगी। आज मैंने समाज को बता दिया पहले कि समाज क्या होता है और कितना क्वेश्चन आज तक के समाज से बना है, समाज के या तो प्रकार से बना है या समाज की 1-2 डेफिनेशन से बना हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया समाज के बारे में। और अब अगर बात किया जाए, जैसे समाज होता है तो समाज 2 तरह के होंगे, एक होगा आपका पशु समाज और एक होगा आपका मानव समाज। इसके बारे में पूछा जा गया है कई बार कि ये किसने, तो किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि यदि कोई एक कारक मनुष्य के अनूठेपन की व्यवस्था कर सकता है तो वह तत्व है केवल मनुष्य की संस्कृति, क्योंकि संस्कृति मानव में पाई जाती है और पशु में नहीं। ठीक है। तो यही मनुष्य के अनूठेपन की एक व्यवस्था भी है। और किंग्सले ने कौन सी पुस्तक में आपने लिखा है? ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है। और इसी आधार पे उन्होंने पशु समाज को बायो सोशल सिस्टम कहा है और मनुष्य का जो समाज है उसे सोशियो कल्चर सिस्टम कहा है। तो इसे भी याद रखिएगा। किंग्सले डेविस ने पशु समाज को बायो सोशल सिस्टम और मनुष्य समाज को सोशियो कल्चर सिस्टम भी कहा है। तो आज समाज का पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मानव एंड पशु समाज का भी हमने थोड़ा बहुत बता दिया। अब अंतर तो आप इतना कर ही लेंगे, मानव पशु समाज में उसकी विशेषताएं आपको बताना, परिभाषा बताना ये सब जरूरी नहीं था, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने उतना ही आपको दिया हुआ है। ठीक है।
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पेज, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे टेलीग्राम पे हम इसकी पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। उसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते रहते हैं, एमसीक्यू भी प्रोवाइड करते रहते हैं समय समय पे, वो भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सब लोग फीडबैक अपना दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे उतना ही हमें भी प्रोत्साहन मिलता है वीडियो को अपलोड करने का। तो आप सभी लोग सहयोग बना के रखिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।